नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पास पर। जैसा कि आप पीछे हमारे जो भी स्क्रीन पर एक इमेज प्रदर्शित है, आप देख रहे होंगे कि आज हम एक चर्चा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण को सफल बनाने के लिए मेरे साथ हैं हमारे जीएस मेंटर पुष्कर पाटिया सर, जो कि किसान का जो बिल है, जो किसान बिल हमारा आया हुआ है, उस पर संबंधित क्या वो वाकई में सरकार विरोधी बिल है या वो वाकई में किसान विरोधी बिल है, इस पर जितनी भी चर्चा आज हमें जाननी चाहिए, जिससे जो हमारा समाज है वो अगर मिसगाइडेड ना हो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टीवी में ये डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, तो मैं एक जीएस के एक्सपर्ट से इस बिल पर बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्नों में ये आपको पता पड़ेगा स्टूडेंट के आसपास रहने वाले किसानों को, और वो इन्फॉर्मेशन लोगों को बताएंगे कि वाकई में ये बिल है क्या। तो चलिए मिलते हैं हमारे जीएस मेंटर पुष्कर पाटिया सर से। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। ये जो आजकल समाज में आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, सरकार का विरोध चल रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध चल रहा है, किसानों की मांग का समर्थन चल रहा है, किसानों की मांग जो रैलियां निकल रही हैं सरकार के खिलाफ। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बिल वाकई में किसान विरोधी बिल है या ये किसान समर्थक बिल है, और सरकार की क्या मंशा है कि वो इस बिल को लाई है। ठीक है क्लास, चलिए सर। चलिए, तो पुष्कर सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो किसान बिल है आजकल बहुत चर्चा में है, तो जो वास्तव में क्या है ये, इसके बारे में सबसे पहले अगर एक व्यक्ति है जो सिर्फ न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया में ये सवालों को देख रहा है कि किसान बिल, वास्तविकता में किसान बिल है क्या, थोड़ा सा आप इस पर जरूर हमारे स्टूडेंट्स को भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसान बिल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी चर्चा सर इस पर हो जाए। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने बोला, तो मैं आप इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, खास तौर पे अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं पॉलिटी की क्लास लेता रहता हूँ, और मैंने इस बारे में थोड़ा उनसे बात भी की है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बिल के संबंध में, वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में एक संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, और उसका काम होता है कानून बनाना सर। ठीक है, हम सभी जानते हैं। और उस कानून का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे विधेयक कहा जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है उसे बिल। वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ठीक है, बहुमत से पास होना चाहिए, और बहुमत से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही अब हम उसे बिल नहीं कहेंगे, हम उसे एक्ट कहेंगे। ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा, शुरुआत में जो चर्चा हो रही थी, कैब का विरोध हो रहा था, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा था। लेकिन जब राष्ट्रपति ने उसे साइन कर दिया तो कैब बन गया सीएए, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक हम उसे बिल कहेंगे, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद हम उसे अधिनियम कहेंगे, यानी एक्ट कहेंगे। ठीक है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी इंफॉर्मेशन थी आपको पता होने के लिए कि एक विधेयक में और एक अधिनियम में क्या फर्क होता है। बहुत सर, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। एक्चुअली मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंटों को ये पता पड़ेगा कि रियलिटी में बिल और अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू सर हमारे स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए। बिल्कुल सर। और सर मैं जैसे दूसरी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये विधेयक जरूर पास हुआ है, लेकिन ये विधेयक अध्यादेश के माध्यम से आया है। बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम नहीं होगा अध्यादेश क्या होता है, तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। ठीक है ना, देखिएगा, शांति के काल में या आपातकाल में आपको मालूम है संसद पूरे साल तो सर बैठती नहीं है। ठीक है ना, 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में जो नियम है वो ये है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है ना, शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। इंग्लिश में बता देता हूं मैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन एंड समर सेशन। ठीक है, साल में 3 सत्र होने चाहिए, और किसी भी 2 सत्र के बीच सर 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, जब सत्र बैठेगा तब सरकार विधेयक लाएगी, विधेयक पारित करवाएगी और उसे अधिनियम की शक्ल देगी। लेकिन जब कभी भी सत्र नहीं बैठा हो रहा होता और राष्ट्रपति के समक्ष कोई ऐसा मुद्दा आए कि राष्ट्रपति को यह लगे कि इस मुद्दे पर कानून बनाना बहुत जरूरी है,
और इस पर देर करना देश के लिए हानिकारक या अहितकारी हो सकता है। लेकिन संसद बैठी हुई नहीं है, तो क्या हो? तो अनुच्छेद 123, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 में सर ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने माध्यम से सिग्नेचर करके एक कानून बना सकता है, और उस कानून को हम बोलते हैं अध्यादेश, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये जो कानून आया है, ये जो विधेयक आया है, ये एक्चुअली में 5 जून सन 2020 में आया था सर। ठीक है, और ये अध्यादेश के माध्यम से आया था, और इस सत्र में, ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में इसको पास करा लिया गया है संसद के दोनों सदनों से। और इसी सत्र में काफी हंगामा हुआ। उपाध्यक्ष जो है हमारे राज्यसभा के, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, उनके ऊपर कागज के वो भी फेंके गए, और उनका निलंबन हो गया सांसदों का, 8 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। खुद मौन व्रत रखा है हमारे राज्यसभा के उपसभापति ने। तो ये सब चीजें हुई हैं, और आप देख ही रहे होंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में तो रैलियां निकल रही हैं इसके खिलाफ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको बिल को समझने से पहले इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो उसका तकनीकी पक्ष है, वो जानने भी जरूरी है कि अध्यादेश क्या है और विधेयक क्या है। ठीक है ना, ये अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना और चाहूंगा कि अध्यादेश कभी भी परमानेंट कानून नहीं होता है। अध्यादेश कभी भी कोई स्थायी कानून नहीं होता सर। ये तब तक रहेगा जब तक कि संसद इसे 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास ना कर दे। जब भी संसद का सत्र बैठेगा, उसकी पहली मीटिंग से लेकर 6 हफ्ते के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों को यह पास करना होगा अध्यादेश। अध्यादेश पास हो गया तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अन्यथा सर ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो सर ये आपने बहुत मैं समझता हूँ स्टूडेंटों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और बाकी लोग भी सर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि काम की वीडियो है। जी सर। जनरली हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे किसान से रिलेटेड कोई भी बात, फार्म एक्ट कोई भी आता है तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल भले ही हम 10 मिनट पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो सर ये जो बिल है, आपने बिल और अमेंडमेंट में अंतर बताया, सब कुछ ठीक है। बात मुझे सिर्फ इतनी है कि सर ये जो बिल है, क्या ऐसे रीजन है जो इसका विरोध हो रहा है? विरोध किस वजह से हो रहा है? क्या मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, या वास्तव में कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं? जैसे कि हम देखते हैं रैली हुई, वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ था। तो वास्तविकता में ये जो विरोध है, ये विरोध क्यों हो रहा है? इस पर जरा सभी को, स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो लोग घर पर बैठ के टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन जो 20-25 साल के युवा हैं, उनको कैसे पता पड़ेगा कि वास्तविकता में जो हमारा अन्नदाता है, जिससे हम लोगों की जिसकी वजह से हमारे घर पर भोजन, अनाज आता है, वो क्यों विरोध कर रहा है? ऐसी क्या वजह है सर? देखिए सर, आपने मुझसे कहा है, मैं निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, और मैं चाहूंगा कि हम अच्छा सा विश्लेषण करें इस बारे में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी बिल जो सरकार लाती है, वो सरकार के हिसाब से गेम चेंजर होता है। आपको जैसे होगा, आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, ठीक है ना, आपने निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर है। तो सरकार कोई भी अधिनियम लाएगी, वो उसे गेम चेंजर बताएगी। और सर, विपक्ष कोई भी विधेयक सरकार का, उसे हमेशा किसान विरोधी या जनहित के विरोधी बताएगा। ठीक है ना, जन विरोधी बताएगा। लेकिन मैं ना ही इसको समर्थक हूं, मैं हूं उसके, ना ही विरोध में हूं। मैं बीच का पक्ष रखना चाहता हूं जो निष्पक्ष होगा, और मैं अपने व्यूवर्स पर छोड़ना चाहूंगा उनके विवेक पर कि वो इसको कैसे विश्लेषण करते हैं, कि वो इसको किस प्रकार से या विरोधी मानते हैं या किसानों के लिए लाभदायक मानते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे एग्जांपल आपको याद होगा, जीएसटी लाया गया। आपको पता है जीएसटी का मेन प्रारूप कांग्रेस ने बनाया था, यूपीए 1 में आया था सर। ठीक है ना, आपको पता है सीए के बारे में जो सबसे पहली बार जो सिफारिश की थी, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। लेकिन जब ये सरकार लेकर आई, आई थिंक आधार भी कांग्रेस, हाँ, आधार कार्ड भी कांग्रेस की योजना और थी, उसका बहुत विरोध हुआ था। विरोध हुआ। हाँ, और जो शून्य खाता जो था, जीरो बैलेंस वाला खाता, हाँ, उसके साथ भी यही हुआ। बहुत सारी योजनाएं, ये एक्चुअली में पाइपलाइन थी यूपीए 1 की गवर्नमेंट में, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसी में थोड़ा फेरबदल करके मोदी जी लाए। लेकिन जब सरकार ला रही थी तब तो विरोध था, मतलब तब तो समर्थन में था। ठीक है ना, अब क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं तो अब विरोध हो रहा है। लेकिन मैं एक फिर भी आपसे एक बात कहूंगा सर, मैं निष्पक्षता से बात करेंगे हम आज इस बारे में कि एक्चुअली में ये बिल क्या है। ठीक है ना, इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे सर, जैसे कि मैं चाहूंगा एक सर सभी लोग एक बार जरूर देखेंगे। हाँ सर,
जैसे कि आप देख रहे हैं सर, ये एक्चुअली में 3 बिल हैं, अच्छा। ठीक है ना, वन बाय वन। ओके। तो पहले बिल का नाम है, आपके सामने है, कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। इंग्लिश में अपने व्यूवर्स को बता देता हूं, आपके सामने है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं बता देता हूं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ठीक है। इस बिल के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली एक एपीएमसी होती है सर, ठीक है। एपीएमसी की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। एपीएमसी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मंडी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आप गए होंगे, आपने सरकारी मंडियां देखी होंगी, ठीक है, एफसीआई के गोदाम देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई किसान है, उसने खेती की, उसने आलू उगाया, ठीक है सर। अब वो आलू बेचेगा कहाँ? मंडी में। सरकार ने 1970 में एपीएमसी एक्ट बनाया था, उसके तहत सरकारी मंडियों की स्थापना की, ठीक है, ताकि किसान को एक फिक्स्ड स्टॉल मिल जाए जहां से वो अपनी उपज को बेच सके, ठीक है। इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है कि सरकारी मंडियों में बेचने की जो बाध्यता थी किसानों की, उसे समाप्त कर दिया गया। अब क्योंकि सर एक्चुअली बेचेगा किसे, मैं आपको बताऊं, तो वहां पर लाइसेंस प्राप्त आड़तीय होते हैं सर। बिल्कुल देखे मैं। हाँ, लाइसेंस प्राप्त आड़तीय होते हैं, और ये लाइसेंस प्राप्त आड़तीय सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, और उसको स्टोर करते हैं और फिर बाद में रिटेलर्स को या जिसको भी जरूरत है, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को, उसे बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सरकार की जो नीति है वो चाहती है कि बाजार का दायरा बढ़े, ठीक है, ताकि जो किसान है वो सिर्फ सरकारी मंडी तक ही महदूद ना हो जाए, वो बाहर प्राइवेट जो क्या कहते हैं खरीदने वाले हैं, ठीक है ना, प्राइवेट बायर्स जो हैं, कंपनियां हैं, या कोई आप और हम जैसे कुछ लोग हो सकते हैं, उनको भी बेच सके। और जो 2.5% आड़तियों का टैक्स लगता है वो भी उस पर नहीं लगेगा, और किसी प्रकार का अन्य टैक्स भी किसानों पर नहीं लगेगा। तो देखा जाए मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये किसान हित बिल किसानों के लिए लाभदायक बिल प्रतीत हो रहा है। आपकी बातों से सर मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, शायद स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में थोड़ी सी देखी। जब आज मैं इस विश्लेषण पर आया हूँ तो सीधी सी बात है, थोड़ा मैं भी पढ़ के आया हूँ। तो मैंने जब इस बिल को सर वाकई में इसका प्रारूप पढ़ा, और जब मैंने देखा कि बीच के आड़तिये खत्म हो जाएंगे, टैक्स खत्म हो जाएगा, तो सर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो मेरा भी बैकग्राउंड रहा है वो भी किसान परिवार से रहा है, और हमारे भी खानदान में खेतीबाड़ी होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर अगर हम अपनी वास्तविकता में अपनी फसल को डायरेक्ट बेच सकते हैं तो फिर इसका विरोध क्यों है? अब वही बात है सर, ये मैंने आपको एक पक्ष सुनाया है, ठीक है सर। इसलिए आज विश्लेषण में हमें दूसरा पक्ष भी सुनना अब इसका हमें विरोध क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। यही है। देखिए इसकी विरोध के पीछे कई कारण है, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटी 2-3 मुख्य बातें बताऊंगा जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, कोई शायद बेवकूफ ही होगा या जो अनपढ़ होगा, जो जानता नहीं है चीजों के बारे में, वो कहेगा कि ये बिल खराब है, ठीक है ना। लेकिन इसका विरोध इस आधार पे हो रहा है क्योंकि देखिए सर, कागज पे तो ये बिल बहुत अच्छा है, अच्छा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसे अपनाने जाओगे तो किसानों के लिए और भी मुश्किल पैदा हो सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब पूछिए कैसे? हाँ सर, ये मैं जानना जरूर चाहूंगा। हाँ, वो इस प्रकार से सर, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे सर आपने कहा कि आप एक किसान परिवार से बैकग्राउंड आपका है, ठीक है ना। मान लीजिए आप तो जानते होंगे चीजों को सर, मान लीजिए आपने कोई फसल उगाई, आलू उगाया, ठीक है, और मैं आड़तिया हूँ, ठीक है। अब होता क्या है सर, आप जाएंगे उसे एपीएमसी में लेकर, उन सरकारी मंडियों में लेकर, तो सर वहां बोली लगती है, नीलामी लगती है, ठीक है ना। 10 मान लीजिए किसी ने कहा 10 रुपए किलो, ठीक है, किसी ने आड़ती ने कहा 11 रुपए किलो, किसी ने कहा 12 रुपए किलो, तो जहां आपको ज्यादा पड़ेगा वहीं बेचेंगे। सही बात है। लेकिन होता क्या है सब प्रैक्टिकली होता है कि आड़ती गैंग बना लेते हैं। हाँ, सबका गैंग होता है। हाँ, आड़ती गैंग बना लेते हैं और अपना रेट फिक्स कर देते हैं, उससे ऊपर बेचते नहीं है। अब किसान फंस जाता है सर यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो बेचेगा उतने में, आपको बेचे, मुझे बेचे, किसी आड़तियों को बेचे, जब रेट ही उतना मिल रहा है तो क्या करें, ठीक है ना। इससे किसान पिस जाता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, यहाँ पे डर किस बात का है, यहाँ पे डर इस बात का है कि प्राइवेट प्लेयर्स जब मार्केट में आएंगे तो वो मोनोपोली करेंगे, आड़तिये खत्म हो जाएंगे, लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और जो खास तौर पे बात है, जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक्चुअली होता क्या है, सरकार किसी के किसान को 23 प्रकार की फसलें होती हैं सर, ठीक है ना,
उन फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है खरीफ और रबी की फसल की पैदावार से पहले। उससे फायदा क्या होता है कि किसानों को ये तो पता होता है कि मैं इतने कम में मुझे कम से कम मुझे मेरी फसल का इतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अक्सर देखते हाँ। हैं, न्यूज़ों पर आता है बिल्कुल, कि लेकिन सरकार ने गन्ने का भाव ये रखा हाँ, है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, इतना बढ़ा दिया है, 10 रुपए बढ़ा दिया है, 20 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया है। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ी-सी बात मैं आपको बता दूँ, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ठीक है, मात्र मैं आपको बताऊँ सिर्फ 6% देश का किसान है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा लेता है। क्यों? क्योंकि सर हमारे देश में जो बेसिक किसान है, जो 86% किसान है, वो लघु और सीमांत किसान है। जिनके पास 2 हेक्टेयर या मोटा-मोटी कह लो 5 एकड़ जमीन या 12 बीघा जमीन से कम जमीन। ठीक है? वो अपना सामान लेके जाता है, तो एफसीआई के गोदाम के जो अधिकारी होते हैं, तो आपने सुना होगा भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, आपने सुना होगा कि चूहे खा गए, ठीक है, देखते हैं बारिश में वो गल गया। तो बिल्कुल। सर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्टोर करने की क्षमता ही नहीं, हमारे पास बोरी नहीं है, हमारी जगह भर चुकी है। अब उस किसान को, क्योंकि सरकार ने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया, बिल्कुल। लेकिन उस किसान को फिर आड़तियों की जो क्या कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग कह लीजिए आप, या उनकी जो डिमांड है उसी सस्ते दर पर बेचना पड़ता है। और यही फिर एफसीआई के किसान, मान लिया जाए किसी आलू का दाम मान लीजिए 15 रुपए किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ, ये किसान ने बेचा 7 रुपए में आड़तिये को, ये आड़तिये के पास जाएंगे, उससे 12 रुपए में या 10 रुपए में खरीद लेंगे। ठीक है, अपने इन्होंने रजिस्टर में तो लिख दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य से लिया है, लेकिन अपने 2-3 रुपए किलो के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए बचाए। ठीक है, इस बिल में भी ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने की वजह से यहां पर मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है ना, और आड़तिये खत्म हो जाएंगे, तो जो एक सुविधा है, कम से कम एक सुविधा तो है ना कि वो सरकारी मंडियों में अपना राशन बेच सके किसान, वो समाप्त हो जाएगा। और इसका जो निपटारा होगा बेचने से लेकर उसका 30 दिन के भीतर इसमें डीएम और एसडीएम लेवल के अधिकारी करेंगे। अब किसानों का ये कहना है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो पूंजीपति हैं, उनके पास पैसा है, इनके पास वक्त है, इनके पास वकील है जो डीएम एसडीएम को प्रभावित कर सकते हैं और वहां चक्कर लगा सकते हैं। एक किसान कितना चक्कर लगाएगा? सही बात। ठीक है, तो ये है सर कृषक उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम, जिस वजह से इसका समर्थन भी हो रहा है और किस वजह से इसका विरोध हो रहा है। ये कुछ मुख्य कारण थे इस पहले बिल के। इसके बाद अन्य बिल भी हैं। एक और बिल भी आया है। हाँ सर, 3 बिल आए हैं टोटल। देखते हैं क्या है सर। आपके सामने सर दूसरा बिल रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार बिल सन 2020। ठीक है, इस बिल में ये व्यवस्था की गई है सर। ठीक है, इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है, आप जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में फोटो लगी हुई है, कि किसान अपनी फसल को बोने से पहले ही बेच सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। अच्छा, जो पहले भट्टे पे दे देते थे जमीन, नहीं, कुछ वो ऐसा? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक आलू की चिप्स की कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे अंकल चिप्स है, ठीक है ना, अंकल चिप्स का जो चिप्स का प्रोडक्ट है उसके लिए उसे बड़ी मात्रा में आलू चाहिए। बिल्कुल। और कितनी मात्रा में आलू चाहिए? किलो में तो नहीं चाहिए होगा, टनों में नहीं, हजारों टनों में आलू चाहिए होता है। सही बात। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके पास ये सुविधा और किसान के पास भी सुविधा है कि आड़तियों से ना खरीद कर सीधे किसान से खरीद ले। ठीक है, अब सर उसको आलू चाहिए तो वो 50-100 बीघा जमीन नहीं देखेगा, वो पूरा का पूरा जो गांव का गांव है उसके सारे किसानों से वो अनुबंध कर लेगा और कहेगा कि जब आपका उपज तैयार हो जाए तो मैं इतने रुपए किलो से आपका सामान खरीदूंगा। किसान का जो टेंशन है वो खत्म, उसकी जो क्या कहते हैं फसल है वो खेतों में बिक गई, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और वो जो प्राइवेट प्लेयर है, जो कंपनी का मालिक है, उसने अपने ट्रक लगाए, उसके खेतों से सामान चला गया। लेकिन यही सर मैं आपको एक जगह रोकूंगा कि वास्तव में ऐसा पॉसिबल है? जितना मतलब मुझे आपने अभी बताया, बहुत अच्छी बात बताई है, दर्शकों ने भी सुना होगा कि वाकई में गांव से अनुबंध हो जाएगा और सारे किसानों के आलू खरीद लिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में अभी जो हमारे यहाँ जो हालात हैं, क्या वास्तव में आपको लगता है जमीनी हकीकत पर हमारे यहाँ अभी फिलहाल, आज से 50 साल बाद की सर, तो हम चाहते हैं हमारा देश बहुत डेवलप्ड रहे और उन्नति करे, विकासशील नहीं विकसित हो जाए, लेकिन आज का जो हमारा भारत का मॉडल है उसमें ये चीजें सफल हो सकती, कहीं फिट बैठ सकती हैं? आपको क्या लगता है? एक्चुअली आपने सर इसकी रग पकड़ ली है। ठीक है ना, क्योंकि सर देखिए, विश्लेषण करना ही इसलिए था कि
एक जीएस एक्सपर्ट से, जो अपने आप में क्वालिफाइड व्यक्ति है बहुत सारे एग्जामों के लिए, नेट पता नहीं क्या क्या आपकी डिग्रियां हैं, मैंने बताया नहीं स्टूडेंट को, लेकिन मुझे लगता है आज उसकी जरूरत नहीं थी, आज सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत थी। तो आप अगर इस बात पर जो चर्चा करें, मैं समझता हूँ उससे पहले तीसरा बिल भी समझ लें सर, क्योंकि शायद अ, 3 बिल आए हाँ, हैं। 3 बिल आए हैं आपके सामने। तीसरा बिल भी और बता मैं दीजिए एक 1 बार। बाय 1 बिल आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यह है आश्वासन वस्तु अधिनियम, ठीक है? ये आश्वासन वस्तु अधिनियम बिल है सर। आवश्यक वस्तु अधिनियम, यहाँ पे आश्वासन गलत टाइप हो गया है, कोई ठीक है? बात कोई नहीं, हमारे इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन बिल 2020, ठीक है ना? देखिए ध्यान रखिएगा, जो 2 बिल मैंने आपको बताया, अभी दूसरे बिल की चर्चा मैंने नहीं की है, उसको भी हम करेंगे, 1 बाय 1 बिल करेंगे। वो 2 बिल नए बिल हैं, जो सरकार के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना? लेकिन ये जो बिल है, एक्चुअली में ये संशोधन विधेयक है, संशोधन अधिनियम है। संशोधन मतलब अमेंडमेंट एक्ट, यानी पहले का जो नियम था उसमें संशोधन करके उसमें कुछ बदलाव करके लाया गया है, ठीक है ना? तो 3 बिल हैं, जिसमें से 2 नए बिल हैं और ये संशोधन बिल है, ठीक है? अब मैं आपको सर सेकंड बिल के बारे में बताऊं। जैसा कि आपने आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और मैंने आप सर से बोला भी कि सर आपने इस बिल की रग पकड़ ली है, क्योंकि सर ने मुझसे पूछा है कि क्या ये भारत जैसे विकासशील देश में सफल हो पाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो सर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सर ये जो सरकार की कोशिश है ये यूरोप में हो चुकी है और यूरोप में इसी पद्धति से काम हो रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है ये यूरोप में और अमेरिका, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर होता है। बिल्कुल, ठीक है सर, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। क्या वहाँ का जो किसान है, क्या वाकई में वो बहुत अभी बहुत ज्यादा सुखी है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूरोप में जो ये मॉडल इस्तेमाल हो चुका है ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसके अंदर भी कमियां हैं, ठीक है ना? देखिए देखने में तो अच्छा लगेगा सर कि मेरी आपकी फसल जो है वो खड़े खड़े बिक जाए, ठीक है ना? आपको मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े, आपको के जो आड़ती हैं उनका जो ब्लैकमेल है वो ना सहना पड़े, ठीक है ना? और आप अपने हिसाब से दाम तय कर दें, बिल्कुल, ठीक है? और वो आपकी जो फसल है वो निर्माता जो भी कंपनी है जिसको जरूरत है वो खरीद ले, ठीक है ना? लेकिन सर यहाँ पर किसानों की जो प्रॉब्लम है जिस वजह से विरोध हो रहा है, तो मैं बता दूं ये पहला और जो दूसरा बिल है इसको सर सन 2006 में बिहार में लागू किया जा चुका है। अच्छा, हाँ, बिहार में ये हो चुका है और बिहार में ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अच्छा, अभी भी आप देखेंगे तो बिहार का जो जो किसान है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो हरियाणा और पंजाब की मंडियों में लाके बेचता है। बिल्कुल, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की अगर मंशा अच्छी भी हो, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली सही तरीके से नहीं उतरी तो यहाँ पर किसान का भला होने की बजाय किसान का और शोषण हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिनको मार्केट से सामान उठाना है, जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उनको ये डर है उन किसानों को कि उन्हें उनके दबाव में काम करना पड़ेगा, तकनीकें वो अपनानी पड़ेंगी, उस समय फसल बोनी पड़ेगी। मान लीजिए आलू बना, ठीक है ना? अब आलू जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आया और किसी चिप्स के मालिक ने बोला ये तो मेरे डिमांड का ही नहीं है, मुझे तो ऐसा आलू चाहिए नहीं था, सही बात है ना? वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगा। तो किसानों की, और यहाँ पर माना गया कि डीएम एसडीएम के जो लोग होंगे वो उस स्तर के मामले को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसको नकार दिया गया है। अच्छा, अगर ग्राम पंचायत या मुखिया अगर कोई बंदा हो जिसके सामने हो और वो उसके पास ये अधिकार हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर उस प्लेयर के खिलाफ जो भी पार्टी है उसके खिलाफ एक्शन ले सके या एक्शन की सिफारिश कर सके, तो यहाँ बेहतर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सर ये धरातल पर सही तरीके से उतर जाए, मार्केट में मोनोपोली ना हो, किसानों को दबाव में आके काम ना करना पड़े, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब सामान बेचे तो कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का नियम ऐसा ना हो जिससे बाद में किसानों को ही भारी पड़े। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं किसानों के, जिसको सरकार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए सब तीसरे बिल की बात करते हैं। तीसरा बिल तो सर मैं इसी एक कंक्लूजन पे और निकला हूँ, मुझे लगता है कि अगर ये बिहार में सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो क्या वो समय आ चुका है जिससे हम जो एक वेस्टर्न कल्चर और यूरोपियन कल्चर है, क्या हम उसकी तरफ पूर्ण तरीके से बढ़ चुके हैं? देखिए सरकार की नीति तो सर यही कह रही है कि कहीं ना कहीं हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और जैसे कि मैं आपको बताऊं सर, हमारे देश में चोरी का कानून है। चोरी मतलब अगर कोई चोरी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा कानूनन। क्या चोरियां रुकी? नहीं रुकी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कानून खत्म कर दें, सही, है ना? ये हमें कुछ ना कुछ तो प्रिएम्प्टिव एक्शन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कुछ प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को अपने इन्हीं विधेयकों को
और भी प्रैक्टिकली ये जमीन पर लागू हो और किसानों को की जो शंकाएं हैं उनके शोषण की, वंचित रहने की, उनको टैकल करे अगर प्राथमिकता के आधार पर, तो मुझे लगता है सरकार बेहतर कर सकती है। हमारे किसानों के लिए बेहतर होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, उनकी जो टेंशन है फसल बेचने की वो कम होगी, और बाजार में जो मीडिएटर इतना पैसा उठाता है बिचौलिया, बिल्कुल। उसका रोल खत्म होगा। चलिए तो सर बहुत सही है जो भी है अब, लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है बच्चों, आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं, और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे। क्यों सर? मुझे लगता है कि देश में अभी बहुत कुछ निष्पक्षता के अलावा नहीं चल रहा है। बिल्कुल हम लोग सोचते हैं कि हम देखिए एक हम कह सकते हैं कि वी आर द टीचर्स, और आपको मालूम होगा सर कि जो टीचर्स थे उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया था। और मुझे लगता है हमारे इस विश्लेषण को देखकर बहुत सारे लोग भी, जो नामी नामी लोग हैं, वो भी इस टाइप के विश्लेषण करें, जिससे वास्तव में जो हमारा युवा है, जो सिर्फ न्यूज़ में चीज़ों को देखता है या न्यूज़ में बैठे हुए जो एंकर्स को देख के चीज़ों को देखता है, वो आपको भी मालूम है किसको क्या बोलने का कितना अधिकार है। लेकिन हमारा जो विश्लेषण होगा टीचरों का, ये किसी दबाव में नहीं होगा। इसमें एक निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब है यहाँ पर कोई बायस्ड होके सर आपसे बात नहीं बुलवाई जाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे विश्लेषण को देखिए, पढ़ाना तो चलता ही रहता है, लेकिन टीचर का काम, जब टीचर इस देश की आज़ादी में हाथ बटा सकते हैं, तो क्यों नहीं जब देश में भ्रम की स्थिति है, जहाँ पर लोग जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सर कि इस वक्त सभी टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ जो लोग उनके स्टूडेंट्स हैं, जो लोग उनसे पढ़ रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, एटलीस्ट उनके पास एक सही और सच्ची न्यूज़, जो भी टॉपिक है, वो पहुंचानी चाहिए। मैंने और पुष्कर सर ने ऐसी शुरुआत करी है, और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे सभी लोग ऐसी सर शुरुआत करें। और कोई अगर करता है तो देखिए, हम लोग कोशिश और पूरी उम्मीद के साथ, यही वक्त है सभी लोगों को साथ में लेके चलने का। और कहीं भी कोई दिक्कत है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो हमारा एक मध्यम वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, हमें उसको सपोर्ट करना है और वास्तविकता में जो कमियां हैं उन पर काम करना है। मैं सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली आपको चाणक्य का एक मशहूर कथन है वो बताना चाहूंगा, आपको पता है। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक ही समाज को बदलता है, बिल्कुल। और शिक्षक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता होता है। बिल्कुल। हमें चाणक्य चाहिए, और चाणक्य जैसे जो शिक्षक होते हैं वो अपने को पोषण देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों का निर्माण स्वतः कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं तीसरे अधिनियम पे आऊंगा, जिसकी चर्चा बीच में छूट गई थी। बिल्कुल। तीसरा हमारा सर बिल है, आपने देखा होगा, ये सामने लिखा हुआ है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन बिल सन 2020। इसी के बारे में कहा था मैंने। और जैसे कि सर आपने बिल्कुल कहा कि हम यहाँ बायस होकर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ निष्पक्ष रहेंगे, पारदर्शिता अपनाएंगे, ताकि हम ऐसा ना लगे कि कोई ये समझे कि किसी खास पार्टी या दल से सपोर्ट करने वाला है या काजी दल का विरोधी है। मैं तो ये भी चाहूंगा, स्टूडेंट्स अगर अभी तक देख रहे हैं, आपको जिस टॉपिक पर एक विश्लेषण चाहिए, एक जीएस मेंटर और एक आपका छोटा सा एक मोटिवेटर, आपको लगता है कि आपको जिस टॉपिक पर विश्लेषण चाहिए, बहुत हो गई सब तरीके की बात, अब करते हैं सर एक नई शुरुआत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो ये तीसरा बिल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे सर, आपने इसके बारे में पूछा। देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि ये बिल मुझे भी सर समझ में नहीं आया। अच्छा, तो सर फिर ये हमें भी समझना पड़ेगा। ये बिल मुझे समझ में तो आया है, लेकिन मुझे इस मंशा से ही समझ में आई कि सरकार ये बिल किस मंशा के तहत लाएगी। अब आप देखिए सर, एक्चुअली इस बिल में था क्या, अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना। एक्चुअली ये सर जो अधिनियम आया था, ये 1955 में आया। हाँ, ठीक है ना। वैसे सर एक और इंटरप्ट करना चाहूँ, हमारे देश में ज्यादातर अधिनियम 1955 में ही आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम 1955 में आए थे। 1942 सॉरी 1942 कह रहा हूँ, 1976 और 1978, ये कुछ विशेष अधिनियम है। 1976 का जो अधिनियम है उसे तो सर लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शायद उसी को कहते हैं। मैग्ना कार्टा तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। चलिए सर, तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, क्लास पे मैंने यूट्यूब पे बच्चों को बताया भी है।
लेकिन ये अधिनियम क्या है सर, 1955 में सर अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले की बात थी, दिल्ली में सर टमाटर के भाव 150-200 रुपए किलो पहुंच गए। ठीक है, प्याज के भाव 150-200 रुपए किलो पहुंच गए थे। और मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था, शायद 10th क्लास में पढ़ता था, शायद 10th या 9th में, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और पहली मुख्यमंत्री थी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। गवर्नमेंट गिर गई और थी दिल्ली की गवर्नमेंट गिर गई प्याज की वजह से प्याज की वजह से। मैंने भी पढ़ा था और उसके पीछे वजह क्या थी? स्टॉकिंग। मतलब माँ अब जो प्रोडक्ट है उससे किसानों से खरीद कर स्टॉक कर लिया। बिल्कुल। जब वो सस्ता था तब तो बेचा नहीं, लेकिन स्टॉक करने के बाद जब वो महंगा हो गया, मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई, 50 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई, 150 की हो गई, 200 की हो गई, तो उसको स्टॉक को धीरे धीरे निकाला। ठीक है, यहां पर क्या किया सरकार ने, जो नियम बनाया था 1955 में, वो बनाया था कि इन चीजों का कोई स्टॉक नहीं कर सकता। अब सरकार ने क्या नियम बना दिया है, इसको आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है और कहा है कि इसका स्टॉक किया जा सकता है। और सर इसका सीधा सीधा असर आपकी और मेरी थाली पे पड़ने वाला है, क्योंकि अगर लोग स्टॉक करेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि किसान अपनी चीजों को भी स्टॉक कर सकता है, उसे भी छूट दी गई है। लेकिन आप बताइए सर, 86% किसान जिनके घरों में टूटी हुई छतें हैं, उनकी छतों से पानी टपक रहा है, फिर भी वो मानसून वर्षा की दुआएं मांग रहे हैं, बारिश की दुआएं मांगते हैं ताकि उनके बच्चों का पेट पल जाए, वो कहां से स्टॉक करेगा? और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ही स्टॉक करेंगे और महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सीधे आप गरीब आदमी, मध्यम वर्ग जो आदमी है, उसकी थाली पर असर पड़ेगा। तो सरकार ये किस मंशा से लाई? सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि किसानों का जो है वो दायरा बढ़े, किसान स्टॉक करे, उसकी आय बढ़े, लेकिन दायरा तो मुझे नहीं लगता बढ़ेगा, महंगाई जरूर बढ़ सकती है। मतलब मुझे अब लगता है कि सर इसका विश्लेषण करते हैं आज की चर्चा का। मुझे जो ऐसा आपसे जानकारी प्राप्त होने के बाद लगा, और मेरे सभी जो व्यूअर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, हो सकता है उनके माँ बाप भी देखें इन वीडियोस को, कि शायद सर ये जो बिल है, जो भी बिल हैं, अभी इनमें कुछ तो कमियां हैं। मतलब मैं अपना ये विश्लेषण कर रहा हूं, जैसे हमने कहा कि हम कोई बायस्ड नहीं होंगे, हम किसी सरकार या एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सर कहीं ना कहीं जो आपने कहा जो रोल प्ले होगा, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी यानी जो पैसे वाले लोग हैं उनका हो जाएगा। मेरा जो आज का विश्लेषण है सर से सारी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद, कि इन बिलों को लागू करने के लिए जो सबसे पहले जो विरोध हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ज्ञान सबके पास पूरा नहीं पहुंचा, और कुछ लोगों ने अभी तक इन मुद्दों को ढंग से समझा नहीं है, और किसानों को शायद इस बात की भनक है कि हो सकता है कि भविष्य में उनका जो माल है, जिस तरीके से उनके माल की बर्बादी, यानी उनके पास उतना जो मूल्य है वो नहीं पहुंचता, वो शायद भविष्य में ना पहुंचेगा। तो आज के विश्लेषण पे मैं यहीं पहुंचा हूं पुष्कर सर, कि इस बिल को थोड़ा सा रीमॉडिफाइड अगर हो जाता तो ये अच्छा होता। बाकी हमने आज के विश्लेषण में पुष्कर सर से बहुत कुछ सीखा, मैंने खुद पर्सनली सीखा, और पुष्कर सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे स्टूडेंट को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि अगले विश्लेषण में आपके साथ दोबारा एक अहम टॉपिक पर मिलेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच पुष्कर सर, एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अंत तक ये वीडियो देखी है। उम्मीद करते हैं कि आप बाकी स्टूडेंटों तक भी ये वीडियो समझाएंगे। लास्ट वर्ड एक विश्लेषण का पुष्कर सर की तरफ से। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, सरकार की जो मंशा है वो किसानों की आय बढ़ाने की है, लेकिन वो मंशा धरातल पर कितनी सही साबित होगी ये देखने लायक है। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ना कोई अधिनियम ना कोई विधेयक। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में चोरी के लिए अपराधों के लिए कानून है, लेकिन अपराध खत्म नहीं हो रहे। तो सरकार का यहाँ पे रोल अहम हो जाता है कि वो हमारे किसानों को, इन बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल कह लें या मीडिएटर कह लें, इनके चंगुल से बचाए। बिल्कुल। और सरकारी तंत्र इसमें अपना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करे, ताकि हमारे किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का शोषण ना हो, और उनकी जो भी शंकाएं हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। बिल्कुल। चलिए, तो मैं सभी से विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं आप अगला अपना विश्लेषण का जरूर टॉपिक बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे हम आपके लिए एक और विश्लेषण लेके आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं
कि शिक्षकों ने समाज को बदलने के बारे में जो अपनी एक बात चाणक्य जी ने कही है, क्या उसको हम सब मिलकर सही कर सकते हैं? देखिए, सब कुछ हो चुका है, अब हमारी तरफ से भी एक शुरुआती है। सर, शुरुआत किसी ना किसी को करनी पड़ती है और हम आपके लिए पूरी सटीक जानकारी अपने एक्सपर्ट से लेके आते रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, अपना ख्याल रखें, शुभकामनाएं, आप सभी को जीवन में सारी उपलब्धियां हासिल हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।